लखनपुर गांव में जयराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में दूध बेचा करता था। उसी गांव में जयराम का भाई बिरजू भी रहता था। बिरजू भी गांव में दूध बेचने का काम करता था। बिरजू स्वभाव में काफ़ी हंसमुख और ईमानदार था। वो हमेशा अपने काम में मस्त रहता था और अपने परिवार के साथ खुशी से रहता। ये देखकर जयराम जलता था और हमेशा उसे पीछे खींचने की कोशिश करता रहता था। जयराम कहता है कि आखिर पिताजी ने बिरजू को गाय क्यों दी। अगर बिरजू के पास गाय नहीं होती तो गांव में केवल मैं ही दूध बेचने वाला होता और काफ़ी मुनाफा कमा पाता। लेकिन इस बिरजू की वजह से तो सब चौपट हो गया। हर रोज़ बिरजू गांव में दूध बेचकर अपने घर वापस हंसते हुए जाता और अपने बच्चे और पत्नी के साथ खुशी खुशी समय व्यतीत करता। हर रोज का यह काम जयराम को तंग कर रहा था। एक दिन जयराम दूध बेचकर अपने घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जयराम, हाँ बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है। पत्नी, सुनो, तुम इस तरह अकड़ कर मुझसे बात मत किया करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। जयराम, अच्छा तो अब मेरी बातें तुम्हें उल्टी लगने लगी हैं। पत्नी, चलो छोड़ो, मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और दिन ब दिन हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दूध बेचकर आने वाली आमदनी से बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिनों में अपनी आमदनी में कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। जयराम, अब तुम क्या कहना चाहती हो। पत्नी, मैं ये कह रही हूँ कि इस दूध बेचने के साथ साथ क्यों ना तुम खेती बाड़ी कर लिया करो। कम से कम आमदनी तो बढ़ेगी तो आने वाले खर्चे भी हम निपटा लेंगे। जयराम, नहीं नहीं, इतनी कड़ी धूप में मुझसे खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। पत्नी, अरे क्यों नहीं हो पाएगी। बिरजू भैया तो देखो कितनी मेहनत करते हैं और अपने परिवार की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। जयराम, अच्छा, बस यही सुनना बाकी रह गया था। अब तुम भी बिरजू के गुणगान किया करो। अगर बिरजू इतना ही अच्छा है तो तुम भी उसे उसी के पास चली जाओ। पत्नी, अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर जयराम जी की पत्नी अंदर चली जाती है। जयराम कहता है, आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन खेती तो मैं नहीं कर सकता। मुझसे इससे अलावा कुछ और करना होगा जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं। वह कुछ समय ऐसे ही सोच विचार करता रहा और कुछ समय बाद उसने कहा, क्यों ना मैं घर घर दूध बेचने जाता हूँ और इससे घर के कुछ ना कुछ सामान चुरा लूँगा, जिससे थोड़े बहुत पैसे आते रहेंगे और आमदनी भी बढ़ जाएगी। अगले दिन से जयराम जब भी किसी के घर दूध लेने देने जाता, उसके घर से कभी ना कभी कभी बर्तन, कभी खिलौने और कभी घर की छोटी छोटी चीज़ें चुरा लेता और बाजार जाकर बेच देता। एक दिन जयराम घर पर अकेला बैठा था। उसने कहा, इन छोटी छोटी चीज़ों से मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा और इन चीज़ों से मात्र 100-200 ही तो मिल पाता है। मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। अगले दिन वो बिरजू का पीछा करता है। बिरजू एक घर पर दूध देने के लिए जा रहा था। बिरजू उस घर के मालिक को दूध देता है। मालिक दूध देकर कहता है, देखो भैया, जाने कब से हम आपसे दूध ले रहे हैं, कभी भी आपके दूध से कोई शिकायत नहीं मिली। यहाँ तक कि बच्चे भी आपके दूध को काफ़ी पसंद करते हैं। एक काम करना, कल के लिए 2 किलो दूध हमारे लिए बचा कर रख देना। बिरजू कहता है, जी साहब, हमारे दूध में कभी भी कोई मिलावट जैसी कोई शिकायत नहीं आएगी, आप निश्चित रहिए। ये कहकर बिरजू अपनी साइकिल उठाकर घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में जयराम खड़ा हुआ मिलता है। बिरजू जयराम से कहता है, क्यों भाई, तुम भी दूध देकर ही आ रहे हो क्या। जयराम, हाँ। बिरजू, अच्छा है, चलो तो फिर साथ साथ घर चलते हैं। वो दोनों पूरे रास्ते बातचीत करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर पर जाकर जयराम सोचता है कि अगर बिरजू का दूध बेचना बंद कर दिया जाए तो बिरजू के सभी ग्राहक मुझ पर आ जाएंगे और इससे मेरा दूध बेचने का काम तो 2 गुना
ज़्यादा हो जाएगा और मैं 2 गुना पैसे कमा पाऊँगा। अगली सुबह जयराम जल्दी उठता है और गाय का दूध दोहता है और दूध की बाल्टी लेकर बिरजू के घर के जाकर पीछे छुप जाता है। जैसे ही बिरजू अपनी गाय दोहकर दूध की बाल्टी घर में ले जाता है, पीछे पीछे जयराम भी घर में घुस जाता है और बिरजू की दूध की बाल्टी को अपनी बाल्टी में पलट लेता है और वो आधे दूध को अपनी बाल्टी में पलट लेता है और बाकी बचे हुए दूध में पानी मिलाकर और अपने मौजूद दूध को बराबर कर देता है और दबे पांव अपने घर लौट जाता है। और उस दिन फिर दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और शाम को जयराम बिरजू को दूध देते हुए देखता है। जयराम सोचता है आज ग्राहक बिरजू को खूब खरा खोटा उल्टा सीधा सुनाएंगे और उसे दूध लेना बंद कर देंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। सालों अच्छे दूध देने के भरोसे के कारण कोई भी ग्राहक उनसे दूध के बारे में कोई शिकायत नहीं करता। ये देखकर जयराम हैरान रह जाता है और अपने शैतान दिमाग से अगली तरकीब सोचने लगता है। अगली सुबह फिर जयराम जल्दी उठता है और बिरजू के घर पहुंच जाता है। इस बार वो बिरजू के दूध में जहर मिला देता है और वहां से भाग जाता है और आज तक बिरजू अपने ग्राहकों को दूध देकर लौटता है तो दूध पीने वाले सभी लोग मर जाते हैं और कुछ लोग अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। गाँव के लोग बहुत गुस्से में होते हैं और वो सीधा बिरजू के घर के आकर पत्थर की बारिश करने लगते हैं। ऐसा होते हुए देख बिरजू घर से बाहर आता है और 2-4 पत्थर उसके सिर पर भी लगते हैं। उसने ऐसे एक बिरजू को कहता है, क्यों बिरजू, वर्षों से हमने तुम पर इतना भरोसा किया और आज तेरे लिए हुए दूध से हमारे बच्चों की और परिवार वालों की मौत की नींद सो गए। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। बिरजू को ये सब क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पुलिस आती है और बिरजू को गिरफ्तार करने जाती है और उसी वक्त बिरजू की पत्नी आती है और सिपाहियों से विनती करती है, कहती है कि इन्हें छोड़ दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है, ज़रूर आपको गलत फहमी हुई होगी। लेकिन पुलिस उनकी बात को नहीं सुनती। पुलिस बिरजू को लेकर जेल में डाल देती है। बिरजू की पत्नी जब रोते हुए अपने आसपास नज़र फैलाती है तो उसकी नज़र जयराम पर पड़ती है और वो देखती है कि जयराम मुस्कुरा रहा है और वो सोचती है इनका भाई तो जेल में है और ये इस तरह मुस्कुरा रहे हैं, ज़रूर कोई तो बात है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन जयराम हंस रहा है और सभी से अच्छी अच्छी बातें भी कर रहा है क्योंकि आज गांव में केवल वही अकेला है जो सभी लोगों को दूध बेचता है और उसका दूध बेचने का काम भी बढ़ गया और आमदनी भी बढ़ गई। आज वो जब घर लौटता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान देखो मेरा कमाल, अब मैं खूब पैसे कमाने लगा हूँ। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, हाँ जी, अब तो आपकी आमदनी काफ़ी बढ़ गई है पत्नी, क्यों ना इस खुशी के मौके पर मैं अपने मायके हुआ हूँ। जयराम आज बहुत खुश था और इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ, वो वहाँ घूम आओ और ये लो कुछ पैसे, कुछ भी पसंद आए तो खरीद लेना। जयराम की पत्नी खुश होते हुए अपने मायके जाने की तैयारी करती है, लेकिन उससे पहले जयराम की पत्नी बिरजू की पत्नी के पास जाती है और कहती है, दीदी आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्या तुम रात का खाना मेरे पति के लिए भिजवा दोगी? तो सुबह का खाना पड़ोस वाली दीदी दे दिया करेंगी। बिरजू की पत्नी हाँ में जवाब देती है। अगली रात बिरजू की पत्नी जयराम के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन जयराम उस समय शराब पी रहा होता है और उसने काफ़ी शराब पी ली थी और जिसकी वजह से वो नशे की हालत में था। बिरजू की पत्नी को देखते ही जयराम कहता है, भाभी जी आप? बिरजू की पत्नी हाँ, वो दीदी ने कहा था कि रात को भोजन आपके लिए भिजवा दीजिए, ये तो खाना खा लेना। बिरजू की पत्नी खाना रख कर जाने लगती है, लेकिन तभी जयराम हंसते हुए कहता है, भाभी जी आप काफ़ी उदास लग रही हैं, आपको पता है मैंने ही आपके पति को जेल भिजवाया है। बिरजू की पत्नी आपने, लेकिन क्यों और कैसे? जयराम, अरे जिस दूध को पीकर गांव के कई लोग मर गए और कुछ लोग तो हॉस्पिटल में भी बेहोश थे, उस दूध में मैंने ही तो जहर मिलाया है।
लेकिन कुछ भी हो भाभी जी, बिरजू जब भी घर लौट कर आए तो उनसे एक बात ज़रूर कहना कि उनकी गैर मौजूदगी में मैंने उसे बहुत याद किया। और यह कहकर जयराम हंसने लगा। ऐसी बात सुनकर बिरजू की पत्नी काफ़ी गुस्सा होती हैं और वो अपने घर जाने लगती हैं। लेकिन तभी वो जयराम के घर के कोने में एक जहर की शीशी डली हुई देखती है और वो समझ जाती है कि यह वही शीशी है जिसमें इन्होंने दूध में जहर मिलाया था। फिर वो उसी दुकान पर जाती है जहाँ जहर बेचा जाता था। वहाँ जाकर बिरजू की पत्नी पूछती है कि कल किस किस ने जहर खरीदा था। दुकानदार सभी लोगों का नाम और पता अपने रजिस्टर में दिखाता है। ये देखकर बिरजू की पत्नी हैरान रह जाती है और क्योंकि रजिस्टर में जयराम का नाम भी था। इसके बाद बिरजू की पत्नी सीधे गांव के पंचायत के पास जाती है और उसे ये सारी घटना बताती है। ये कहती है कि सरपंच जी, मेरे पति बेकसूर हैं, इन्हें फंसाया गया है। सरपंच कहते हैं फंसाया गया है, लेकिन किसने? इस पर बिरजू की पत्नी कहती है वह सब तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले गांव के लोगों को इकट्ठा करो। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग सरपंच के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी बिरजू की पत्नी कहती है मेरे पति को किसी और ने नहीं बल्कि उनके भाई जयराम जी ने फंसाया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं ये तुम क्या बोल रही हो। बिरजू की पत्नी अपनी बात को और मजबूत करते हुए कहती है अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इन भाई साहब से पूछ लीजिए। तभी वह दुकानदार सामने आता है जिससे जयराम ने जहर खरीदा था। वो दुकानदार से कहता है हाँ भाई साहब, कल जयराम जी ने मुझसे जहर लिया था और अब जयराम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने बचने का उपाय खोजने लगता है, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब वो अपने ही जाल में फंस चुका था। सरपंच जयराम को सज़ा देते हैं और गांव से बाहर कर देते हैं और उसके बाद बिरजू की पत्नी सरपंच जी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर बिरजू को छुड़वा लेती है और उसके बाद बिरजू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जीता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।